Good morning class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to start the chapter Current Electricity. इस चैप्टर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के विषय में बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का फ्लो ही करंट का निर्माण करता है, चार्ज के फ्लो से ही करंट बहती है और इसको हम डिफाइन करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इफ q coulomb charge flow in time t, then electric current is I equal to q upon t. Unit of charge is coulomb and unit of time is second. 1 coulomb per second is known as 1 ampere. इस तरह से हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं। इफ 1 coulomb charge flow in 1 second, then electric current equal to 1 ampere. यदि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 coulomb चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू जो है 1 एम्पियर होती है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी and its direction is स्केलर क्वांटिटी। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप नोट करेंगे। करंट की डिफिनीशन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो करता है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है जबकि इस पर हम एरो लगा के डिनोट करते हैं? तो ये जो है सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है इसका एडिशन, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको जोड़ने के लिए एक विशेष नियम है किरचॉफ का नियम, जिसका हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसीलिए यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो दिस इज मोर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स में करंट कैसे फ्लो होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स, इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स में सबसे पहले हम मेटल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है? इन द मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में जो करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। अभी हम बताते हैं कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो मेटल्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो है करंट फ्लो होती है और लिक्विड्स में जो आपका करंट फ्लो होती है वो लिक्विड्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स से है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इनके कारण करंट फ्लो करती है। तो मेटल्स में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन से एक नंबर के आपसे कोई भी पूछ सकता है। लिक्विड्स में आयंस के कारण होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और गैसेज में जो होता है, गैसेज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये फ्री होते हैं, दोनों मूव कर सकते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आपका जो चार्ज का फ्लो होता है कैसे होता है मेटल्स में, लिक्विड्स में और गैसेज में। तो टाइप्स ऑफ करंट में जो है करंट दो प्रकार की होती है नॉर्मली।
स्टेडी करंट एंड वेरिएबल करंट। स्टेडी करंट वो होती है जो कांस्टेंट रेट से फ्लो होती है। स्टेडी करंट कि जिसकी स्ट्रेंथ जो वो चेंज नहीं होती है, उसको हम कांस्टेंट रेट से जो करंट फ्लो होती है उसको हम स्टेडी करंट कहते हैं। और इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, इसको लिखते हैं वही I इक्वल टू Q/T। तो टाइम के साथ साथ अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट होती है। ये टाइम इस एक्सिस पर है और इस एक्सिस पर I है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब फ्लो द करंट विच फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट। और दूसरी होती है वेरिएबल करंट या इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं। वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल करंट वो होती है जिसकी स्ट्रेंथ बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, और इसको हम लिखते हैं I इक्वल टू dQ/dt। dQ माने स्मॉल चार्ज फ्लो इन स्मॉल टाइम t, कि किसी भी क्षण जो है करंट की क्या पोजीशन है वो बदलती रहती है। और इसका ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ऐसे पोजीशन इसकी चेंज होती है। दिस इज वेरिएबल और दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, स्टेडी है आपका स्टेडी करंट, और ये आपका हो जाता है वेरिएबल या इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं, वेरिएबल। इस तरह से करंट आपकी दो तरीके से होती है। तो इसके बाद जो है आपका है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी अराउंड ए पॉइंट is defined as the current per unit area. It is the current density is the property of a point, characteristic of a point, not the characteristic of the whole conductor. ये जैसे कोई आपका कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके किसी पॉइंट पर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इस पॉइंट पर current density around a point is defined as the current per unit area. It is a vector quantity and its direction is perpendicular to the surface. जैसे आपका कोई वायर है, इस तरह से होगा ना वायर ऐसा, तो इसकी जो परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, करंट की दिशा आपकी जे की दिशा ऐसी होती है, आपका इस तरीके से हो गया, और जे की डायरेक्शन आपकी इसके परपेंडिकुलर होती है, और इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट इस दिशा में फ्लो हो रही है तो ये जे की दिशा होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जे इक्वल टू I/A। इफ करंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर ये ऐसा है, सरफेस आपका इस तरीके से है और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, तो इसका हम अलोंग द परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ले लेते हैं A cos थीटा। एरिया का जो है करंट की डायरेक्शन में हम लेते हैं, ये हो जाता है J इक्वल टू I/A cos थीटा। इस तरीके से I इक्वल टू J/A cos theta. Here I/A is the magnitude of J, और ये हो गया J/A cos theta को हम लिख सकते हैं, यह एक वेक्टर होता है और एरिया भी एक वेक्टर है आपका, ये यहाँ पर J.A। तो करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एट एरिया वेक्टर। तो इस तरह से आपका हो गया ये करंट डेंसिटी और इसकी डायरेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी करंट, फ्लो ऑफ करंट इन द मेटल्स। मेटल्स में कैसे करंट का फ्लो होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
flow of current in metals. Flow of current in metals. और इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके मैकेनिज्म को आप समझिए कि मेटल्स में करंट कैसे फ्लो होती है. वी नो दैट in the atoms of metals, neutron and proton are strongly bound in the nucleus. मेटल्स के एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में स्ट्रांगली बाउंड होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी फार, इलेक्ट्रॉन्स विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो यहाँ से काफ़ी दूर होते हैं, दे आर लूजली बाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दे कैन बी रिमूव इजीली. इसको आप हिंदी में समझिए. एटम्स, जो मेटल के एटम्स होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस में बंधे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं वह वीक फोर्स से जुड़े होते हैं. वो वीक फोर्स इनमें काम करता है और इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. इस तरह से आपकी समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं और वह उन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. द एटम्स हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे मेटल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर ये गुड कंडक्टर और अच्छे कंडक्टर होते हैं. तो इस तरह से सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द सिल्वर मेटल. इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 28 मीटर पर मीटर क्यूब. इस तरह से पर मीटर क्यूब. 1 मीटर में इनकी संख्या जो होती है लगभग 10 की पावर 28 ऑर्डर की होती है. इट्स इन इट्स वॉल्यूम. किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर डिसाइड करते हैं. इस आधार पर जो है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है. और किसी भी मेटल के एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है पर मीटर क्यूब 10 की पावर 28 ऑर्डर की होती है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनका स्ट्रक्चर आपने देखा. कोई भी मेटल है, ये मेटालिक कंडक्टर, इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन द रीजन between two atoms. Free electrons move in the region between the two atoms and in ये zigzag motion, ये सीधे नहीं जाते बल्कि फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे. ये इनका एक zigzag मोशन होता है. कोई इनकी निश्चित गति नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं. इस तरह से इनका एक zigzag मोशन होता है. इस तरह से एक नेट करंट जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए उतने इधर चले गए. तो इस तरह से जो नेट करंट होती है वो जीरो होती है. नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, एक फीबल करंट, बहुत हल्की सी करंट फ्लो होती है और इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर 5. जो इनकी वेलोसिटी का ऑर्डर होता है मीटर पर सेकंड. एट नॉर्मल टेम्परेचर
electrons move, free electrons move in the region between the atoms and their velocity is of order 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड. दिस इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी. तो इस तरह से आपने ये देखा कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिग जैग मोशन में मोशन करते हैं, इसलिए एक निश्चित दिशा में कोई मोशन नहीं होती है और नेट इलेक्ट्रिक करंट लगभग जीरो होती है. और एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है एक हल्की सी करंट फ्लो होती है और उसको हम कहते हैं थर्मल करंट. और ये वेलोसिटी होती है इसकी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड. तो इस तरह से आपने वेलोसिटी को देखा. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि थर्मल वेलोसिटी इस तरह जब जिग जैग मोशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो पथ होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रेट लाइन. अक्सर हम लिख लेंगे, घूमते हैं तो कर्व लिख दें या कुछ भी लिख दें. ये स्ट्रेट लाइन, path of electrons in zigzag motion is straight line. ये एक क्वेश्चन आपसे बनता है. इस तरह से अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. अभी आपने ये देखा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करते हैं और ये 2-3 चीज़ें आपको बताई गई कि इनका ऑर्डर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है. नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, when an electric field is applied at the ends of conductor. मान लीजिए कि यह आपका एक कोई कंडक्टर है. जब इसको किसी भी बैटरी से जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव. जब किसी भी कंडक्टर को किसी भी बैटरी किसी भी सोर्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है, when an electric field is applied at the ends of conductor, a force acts on the electrons. इन सब इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम करता है जो एक निश्चित दिशा में काम करता है. When an electric field is applied at the ends of conductor, a net force acts on the free electrons. They move in the opposite direction of electric fields. आप जानते हो जब कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स काम करने लगता है और पॉजिटिव पार्टिकल्स पर इस दिशा में फोर्स काम करता है. पॉजिटिव पार्टिकल्स पर जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं इसलिए ये इनकी दिशा अपोजिट होती है. When an electric field is applied at the ends of conductor, electrons move in the opposite direction of electric field and they collide. ये आपके एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं. इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इन एटम्स से टकराता है. When electrons move in the direction of electric field, they collide with the atoms and their velocity becomes zero. And they again initiate, they collide with the next atom and their velocity becomes zero. कहने का मतलब यह है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. मूव करने के बाद ये एटम्स हैं बीच में, इनसे टकराता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. फोर्स काम कर रहा है, फिर ये मूव करता है, फिर टकराता है और फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती है. इस तरह से टकराता है और जीरो होती है वेलोसिटी. इस तरह से करंट आपकी मूव करती है. तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दो क्रमागत कोलिजन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज वेलोसिटी, इस तरह से आप लिख लेंगे. और
जो इस एटम्स के बीच में जो जगह होगी, जो ये आपका डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ, distance between two successive collisions, mean free path. And time spent between two successive collisions is known as relaxation time. Relaxation time. ये आपको फिर से हम समराइज करते हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम करता है जिसके कारण वह मूव करते हैं और बीच में जो एटम्स हैं उनसे टकराते हैं. इससे इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. फोर्स के कारण फिर ये एक्सीलरेट होते हैं, फिर टकराते हैं. इसी तरह से लगातार होता रहता है. और जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द path between two successive collisions, path of electrons between two successive collisions is known as mean free path. Time spent between two successive collisions is known as relaxation time. जो ये वेलोसिटी होती है, इसका ऑर्डर, जो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज होता है, ये होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड. It is very small in comparison to the zigzag motion. थर्मल वेलोसिटी से काफ़ी कम होता है. थर्मल वेलोसिटी अभी हमने आपको लिखा था 10⁵ मीटर पर सेकंड. अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करें तो लगभग 1 मीटर लेंथ को ट्रेवल करने में 17 मिनट लगेंगे. 1 मीटर लेंथ को ट्रेवल करने में 17 मिनट लगेंगे. तो किसी भी स्विच को आप ऑन करोगे तो वो 17 मिनट बाद चलेगा अगर 1 मीटर का ही तार है तो, जो कि इस वेलोसिटी से मूव करेंगे तो. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें एक वेव बनती है और उस वेव के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स या इलेक्ट्रिक करंट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं. जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो मूव करती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं मूव करती है. वह वेव के फॉर्म में होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है. और इस तरीके से ये जो है बहुत ही, जैसे हमने ऑन किया स्विच और बल्ब ग्लो करता है. और ये चीज़ आपका होता है जो स्पीड ऑफ करंट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे करते हैं. इसको देखते हैं. ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. ये 1 मीटर लेंथ को ट्रेवल करने में 17 मिनट का टाइम लगता है. 1 मीटर. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे करते हैं. इसको देखिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंसीडर ये कंडक्टर of length L, cross sectional area A, which is connected by a battery, a source. यहाँ आपको ये देखना है. When an electric field is applied at the ends of conductor, सेम चीज़ वही लिखना जो आपको अभी बताए हैं. Electrons move in the opposite direction of electric field. They collide with the atoms and their velocity becomes 0. तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो लेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए कि वह v1 वेलोसिटी है उसकी और u1 स्पीड से वो चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो a होता है और रिलैक्सेशन टाइम t. वी नो दैट दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v = u + at. किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिया है, उसकी वेलोसिटी शुरू में u1 है और t
t1 टाउ 1 टाइम के बाद ये वेलोसिटी v1 हो जाती है। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक फ्री स्पेस में मूव करेंगे इस तरह से, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके लिए इक्वेशन अगर हम लिखते हैं a टाउ 1 टाउ 2, इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम करें तो un प्लस a टाउ 1 टाइम n, where n is the number of electrons per unit वॉल्यूम। तो हम एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें, एवरेज वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये हो जाता है u1 प्लस at1 u2 प्लस at2 डैश डैश atn un प्लस atn अपान n। एवरेज वेलोसिटी में हम इन सब को जोड़ लेंगे, v1 v2 v3 vn, और उनकी वैल्यू रख देंगे, आप इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी vd आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपान n। एवरेज तो ऐसे ही ज्ञात करते हैं, इस सब को जोड़ लिया, फिर इनकी वैल्यू रख दिया u प्लस at, u2 प्लस at2 un। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐड किया है अब, और ये हो गया आपका यहाँ से vd इक्वल टू u को एक साथ ले रहे हैं u1 प्लस u2 प्लस un ऐसे, और a को इस तरह से ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ n इस तरह से अपान n। अब जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, शुरू में जीरो वेलोसिटी से चलता है, तो इसमें देखेंगे शुरू में इलेक्ट्रॉन्स जीरो वेलोसिटी से चलता है, टकराता है, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कहने का मतलब u1 u2 un ये सब जीरो हो जाते हैं, फिर v1 v2 से वो एक्सेलरेट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं vd इक्वल टू 0 a टाउ 1 टाउ 2 टाउ n। अगर इस सब को हम टाउ से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाता है a टाउ अपान n, vd इक्वल टू a टाउ अपान n। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, here a is acceleration due to electric field, vd इक्वल टू a की वैल्यू हम लिख सकते हैं f अपान m, f अपान m, f इक्वल टू ma से a की इक्वल टू f अपान m, और ये हो गया आपका टाउ अपान n। फोर्स, यहाँ पर फोर्स क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू QE, इसको लिख सकते हैं F इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE, वी नो दैट फ्रॉम द क्वांटाइजेशन अपॉन m n। तो आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज E टाउ अपॉन m। दिस इज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका आया vd इक्वल टू E टाउ अपॉन m। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, इफ यस टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी हो जाएंगे और रिलैक्सेशन टाइम वो घट जाएगा, जो समय लगता था कोलिजन का वो घट जाता है। When temperature increases, number of collisions increases,
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने के कारण वी डी, ये प्रोपोर्शनल में ही है, इसलिए बी डी भी डिक्रीज होगा। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताया गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आपका डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। किसी भी वस्तु की कितनी एबिलिटी है मूव करने की, उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। कोई भी वस्तु, कोई भी कण किस तरह से मूव कर सकता है, उसकी मूव करने की एबिलिटी क्या है, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। ये मूव से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए आइए देखते हैं। इसमें भी वही चीजें आपको लिखनी है। लैंग्वेज, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। When an electric field is applied at the ends of conductor, electrons move in the opposite direction of the electric field. इस तरह से इस पे जो जब हम मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लंबाई इसकी एल है, इसको किसी भी सोर्स से जब जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आप जानते हो, आप ये रिलेशन जानते हो, V इक्वल टू ई डी। ये रिलेशन से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। यहाँ E इक्वल टू V अपान डी, माने आपकी ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, V अपान L। इसको आप समझिए। When an electric field is applied, electric potential is established at the ends of conductor। जब इसको सोर्स से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई हो जाती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V अपान L। अब करंट कितनी फ्लो होगी, हमें करंट का रिलेशन ऑब्टेन करना है। और रिलेशन ऑब्टेन करते समय आप ये ध्यान रखेंगे, हमें करंट का रिलेशन लिखना है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I इक्वल टू Q अपान T। ये लिखेंगे आप, जो लैंग्वेज हमने बोल दिया है, I इक्वल टू Q अपान T। इफ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन Q इक्वल टू NE अपान T। यहाँ फार्मूला आपको लिया गया है Q इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन से। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका रिलेशन आया I इक्वल टू NE upon T। Electrons move in opposite direction of electric field with the drift velocity Vd। अगर इस पूरे में हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को काउंट करें, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की संख्या है, और इस पूरे वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर अगर कैलकुलेट करें आप तो क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टी टाइम में कितने दूर जाएगा, ये आप एरिया ज्ञात करने का तरीका है A इंटू वी डी। और यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, ये वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ए वी डी
number of electrons in volume AVD। तो ये आपका यूनिट वॉल्यूम में n है, इस वॉल्यूम में कितना हो जाएगा NAVD, where VD is drift velocity। ये आपको समझ में आया होगा। क्या क्या लिखना है एक बार आपको समराइज कर रहा हूँ। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया A and length L। When an electric field is applied, electrons move with drift velocity and in the opposite direction of electric field. Current I equal to Q upon T. If N is the number of electrons, N E upon T। ये आपका रिलेशन मिला। N जो है यूनिट वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, इसलिए इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये स्पीड कितनी दूर तक ये चला जाएगा टी टाइम में, और ये हो जाता है आपका टी टाइम में। आप ये यूनिट टाइम के लिए था, टी टाइम में जब आप करेंगे तो टी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला आ जाता है NAVD। करंट आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू रख देंगे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, आई इक्वल टू NAVD T अपॉन T। और ये आपका E यहाँ है, ये इस तरह से हो गया। N की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम NAVD T, और E आपका यहाँ पहले से है अपॉन T। T से T आपका कैंसिल हो जाता है, ये आता है I इक्वल टू NEAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान है, आपको समझना है। सबसे पहले आप ये आपका लैंग्वेज लिख देंगे और करंट का रिलेशन, इसलिए करंट लिखेंगे, और इनिशिएट करते हुए आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम याद करके और ये वैल्यू रख देते हैं, आपका रिलेशन आ जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी जो होती है क्या है? मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। मोबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू मूव, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी में कितनी मूव करने की एबिलिटी है, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी इज ए वर्ड मेड फ्रॉम मूव एंड एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू मूव इज नोन एज मोबिलिटी। कोई भी पार्टिकल में कितनी एबिलिटी है मूव करने की, वो मोबिलिटी है। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड and it is denoted by mu। drift velocity per unit electric field is known as mobility, और इस तरह से Vd। और Vd की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो आप ये जानते हो, दिस इज E टाउ आप पढ़े हो अपॉन m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, और अपॉन E। Vd की जगह हमने लिखा EET अपॉन m। E से E आपका जब कैंसिल हो जाता है तो म्यू इक्वल टू E टाउ अपॉन m। तो ये हो जाता है आपकी मोबिलिटी। मोबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, कैसे चेंज होती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इंक्रीज किया तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। इस फार्मूले में हम देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप चेंज करते हैं, मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है।
दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मास पर कैसे डिपेंड करता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी कि प्रोटॉन की। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई और म्यू प्रोटॉन में कौन ज़्यादा होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी मोबिलिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इसलिए इसकी मोबिलिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। मास ऑफ प्रोटॉन इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर, इसका जानिए ये है, ऑर्डर लिख रहे हैं, मास आप देख लीजिएगा, 10 की पावर माइनस 30 kg है और इसका जो होता है 10 की पावर माइनस 27 kg। दिस इज द ऑर्डर मास ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का है ऑर्डर और ये है आपका प्रोटॉन का, ये पीएम। इस तरह से प्रोटॉन का जो मास होता है वो कम होता है, इसलिए उसकी इस प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए मोबिलिटी कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से आपको हमने आज ये टॉपिक्स बताए हैं। न्यूमेरिकल्स हम आपको इसकी अगली वीडियो में डालेंगे और नोट्स जो प्रोवाइड करना है जल्दी ही प्रोवाइड करके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।